नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक और लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है कि ऑब्जर्वेशन दो फॉर्म्स में हो सकती है। फर्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। Naturalistic observation research method in which behavior is studied in natural setting without intervention or manipulation। तो इस ऑब्जर्वेशन में बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है नेचुरल सेटिंग में, पहला पॉइंट, और दूसरा विदाउट इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन, बिना किसी मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन के नेचुरल सेटिंग में बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन research method in which all participants are observed under the same controlled condition। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में इसमें क्या होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ें लिखी हैं। रियल लाइफ सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों को। डू नॉट ट्राई टू ऑल्टर बिहेवियर, मैनिपुलेशन नहीं करनी है, इंटरवेंशन नहीं करना है, सिंपल रिकॉर्ड करना है जो आपको नज़र आ रही है चीज़ें। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन में, ओके जैसे कि लेबोरेटरी। बाय ऑब्जर्विंग ऑल पार्टिसिपेंट्स अंडर द सेम condition, investigator can more clearly identify any differences in behavior not attributable to the environment। Same वही चीजें हैं। Both kind of observation can provide valuable description of behavior। जो दोनों observation है naturalistic और laboratory, वो दोनों ही valuable description देंगे behavior के बारे में, but उनकी कुछ limitations होती हैं। For one, they do not explain why children behave as they do, though और उसमें से एक कौन सी लिमिटेशन है, दे डू नॉट एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन बिहेव एज दे डू, कि बच्चों ने ऐसा क्यों बिहेव किया, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ये ऑब्जर्वेशन। दो द ऑब्जर्वर्स में सजेस्ट इंटरप्रिटेशन, तो ऑब्जर्वर्स इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करते हैं। देन टू एन ऑब्जर्वर्स प्रेजेंस कैन ऑल्टर बिहेवियर, और जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी प्रेजेंस भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। When children know they are being watched, जब बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वो अलग तरीके से एक्ट करते हैं। फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर बायस, और ऑब्जर्वर बायस का भी रिस्क होता है। द रिसर्चर, तो ये ना सारी लिमिटेशंस हमने जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ी, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन है कि हम ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। दूसरी चीज़, बच्चे को एक बार अगर ये लग जाता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अलग तरीके से एक्ट करते हैं, और बहुत बड़ा रिस्क होता है ऑब्जर्वर बायस का। रिसर्चर्स टेंडेंसी टू इंटरप्रेट डेटा टू fit expectation or to focus some aspect and minimize other। The issue of observer bias is most relevant to quantitative research, which must be replicable by other researchers to see whether they obtain similar result। तो सबसे बड़ा कौन सा है इशू ऑब्जर्वर बायस का, बस यहाँ से यहाँ तक। ये लिमिटेशंस में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट, बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस मेजर। तो फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इसमें हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। Investigators typically use objective measures of behavior or performance instead of or in addition to self-report or observation. Test and other behavioral and neuropsychological measures, including mechanical and electronic device, may be used to assess ability, skills, knowledge, competences, or physiological response such as heart rate, brain एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी बिहेवियरल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेजर्स में। अगर आप इन सारी चीज़ों को टेस्ट कर रहे हो, बिहेवियरल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेजर्स को, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। These measures are less subjective, और ये less subjective होती है than self report और personal observation such as factors as fatigue, self confidence that can affect result। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपको ये चीज़ें चेक करनी है बिहेवियरल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेजर्स, तो आपको जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, उनकी एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज, ये सारी चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। और ये जो मेजर्स होते हैं बिहेवियरल और परफॉर्मेंस, ये लेस सब्जेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ रिपोर्ट और पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सम रिटन टेस्ट सच एज इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ रिटन टेस्ट होते हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, कंपेयर परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ
other test takers. Such tests can be meaningful and useful only if they are both valid. तो क्या कहा गया है, कुछ रिटन टेस्ट होते हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, तो ये क्या है, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को बाकी अदर से, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये मीनिंगफुल और यूजफुल होते हैं तभी, इफ दे बोथ आर वैलिड एंड रिलायबल, तभी मीनिंगफुल और यूजफुल होंगे ये टेस्ट जब वो वैलिड भी होंगे और वैलिड के साथ साथ रिलायबल भी होंगे, ठीक है। वैलिड इज दैट इज टेस्ट मेजर द एबिलिटी दे क्लेम टू मेजर, वो सारी चीजें मेजर करता हो जो चीजें क्लेम करती है। और रिलायबल इज द रिजल्ट आर रीजनेबली कंसिस्टेंट फ्रॉम वन टाइम टू अनदर, और जो रिजल्ट रहे वो कंसिस्टेंट रहे, चाहे आप उसको बहुत टाइम बाद मेजर कर रहे हो। टू अवॉइड बायस, टेस्ट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड, बायस को अवॉइड करने के लिए ताकि बायस ना आए बीच में, तो टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। स्कोर्ड बाय द सेम मेथड एंड क्राइटेरिया फॉर ऑल द टेस्ट टेकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग रिटन टेस्ट जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो तो वो जो है मीनिंगफुल और यूजफुल तभी होगा जब वो वैलिड और रिलायबल होगा। बायस को अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। While measuring any characteristic intelligence, for example, it is important to define exactly what is to measure in a way other researchers will understand so that they can comment on the result. For this purpose, researchers use an operational definition, a definition stated solely in terms of the operation or procedure used to produce or measure a phenomena. इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि operational definition क्या होती है। Definition stated solely in terms of operation or procedure used to produce or measure a phenomena. तो operational definition होता है कि वो operations या procedures जो सिर्फ एक फिनोमिना को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की बात करें तो स्टडी ऑफ लिंक, ये स्टडी करने में हेल्प करता है, क्या स्टडी करता है, लिंक बिटवीन न्यूरो प्रोसेस और कॉग्निटिव एबिलिटीज को स्टडी करता है, ठीक है। इनके लिंक को स्टडी करता है ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। अब उसके बाद यहाँ से सीधा आता है एफएमआरआई की फुल फॉर्म देख लो, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और दूसरा पीईटी की पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो मेक इट पॉसिबल टू सी ब्रेन इन एक्शन, तो ये जो दोनों होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, ये हेल्प करता है ब्रेन को स्टडी करने में कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है। और एंड द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेज लिंकिंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब क्या चल रहा है ब्रेन में, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टडी करते हैं। एफएमआरआई इज फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और पीईटी इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी नहीं टोमोग्राफी, ओके। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आप इन दोनों को इवेल्युएट कैसे करेंगे, हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। On the in comparison with quantitative research based on scientific method, qualitative research has both strength and limitation. On the positive side, qualitative research can examine a question in great depth and detail, and research framework can readily be revised in the light of new data। नहीं, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल को स्टडी करेंगे। क्या है टेबल में, केस स्टडी। अब हम केस स्टडी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है कि हम डेप्थ में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की, पूरी केस स्टडी बनाते हैं, ये मतलब एक पूरे इंडिविजुअल की हम यहाँ पे केस स्टडी बनाते हैं, पूरी डेप्थ में स्टडी करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड डिटेल्ड पिक्चर देता है उस पर्सन के बिहेवियर के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में, कैन जनरेट हाइपोथेसिस। डिसएडवांटेज क्या है, मे नॉट जनरलाइज टू अदर कंक्लूजन नॉट डायरेक्टली, मतलब अगर हम किसी इंडिविजुअल के बारे में केस स्टडी कर रहे हो, उसके बिहेवियर के बारे में उससे पूछ रहे हैं, तो शायद वो चीज़ दूसरों को सुटेबल ना लगे। कंक्लूजन नॉट डायरेक्टली टेस्टेबल, हम इस कंक्लूजन को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट एस्टैब्लिश कोज एंड इफेक्ट। इथनोग्राफिक स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ कल्चर और सब कल्चर, यहाँ पे हम कल्चर और सब कल्चर को बहुत डेप्थ में स्टडी करते हैं। कैन हेल्प ओवरकम कल्चरली बेस्ड बायसेस इन थ्योरी एंड रिसर्च, कैन टेस्ट यूनिवर्सलिटी ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमिना, और सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर्स बायस, इसमें ऑब्जर्वर बायस होता है, ये इसमें डिसएडवांटेज होता है।
ठीक है। और एडवांटेज है कि इसमें जो है हेल्प करता है ये इथनोग्राफिक स्टडी, हेल्प ओवरकम कल्चरली बेस्ड बायस इन थ्योरी एंड रिसर्च। इसमें हम डिटेल में कल्चरली बेस्ड चीज़ों को समझते हैं। कोरिलेशनल स्टडी की बात करें तो अटेम्प्ट टू फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशनल आपको वर्ड ना बहुत बार सुनने में भी आया होगा, तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए। तो कोरिलेशन स्टडी वो स्टडी होती है जहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करते हो बिटवीन वेरिएबल्स। Advantages: enables prediction of one variable on basis of another, can suggest hypothesis about causal relationship। तो यहाँ पे prediction किया जाता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है। कैन नॉट एस्टैब्लिश कोज एंड इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट इज कंट्रोल्ड प्रोसीजर इन विच एन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या होता है यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन बनाई जाती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल करता है किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए, उसका इफेक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। और ये मेनली लेबोरेटरी और फील्ड में कंडक्ट की जाती है, ठीक है। मे बी कंडक्टेड इन लेबोरेटरी और फील्ड। एस्टैब्लिश करता है कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, वो हाईली कंट्रोल्ड होता है, कैन बी रिपीटेड बाय अनदर इन्वेस्टिगेटर। डिग्री ऑफ कंट्रोल ग्रेटेस्ट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, और सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसमें होता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में। डिसएडवांटेज होता है फाइंडिंग स्पेशली व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में नॉट जनरलाइज टू सिचुएशन आउटसाइड द लेबोरेटरी। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ठीक है। कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कंट्रोल्ड प्रोसीजर, कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कौन बनाता है, एक्सपेरिमेंटर। क्या कंट्रोल करने के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, ताकि डिटरमाइन कर सके इफेक्ट उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और कहाँ होता है कंडक्ट, लेबोरेटरी और फील्ड में। समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट है एक सेकेंड, ये हम स्टडी कर चुके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये वही बताया गया है, ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। केस स्टडी हो गई हमारे, एक्सपेरिमेंट हो गया, इथनोग्राफिक स्टडी, कोरिलेशन स्टडी, अब हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है केस स्टडी, फिर इथनोग्राफिक स्टडी, देन कोरिलेशनल स्टडी, अब हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट एट द एंड है इसमें एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चैप्टर 2 आज हम कंप्लीट कर देंगे, फिर चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो केस स्टडी में क्या होता है, अ केस स्टडी, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अ केस स्टडी इज अ स्टडी ऑफ सिंगल केस और इंडिविजुअल सच एज जिनी, the 13-year-old girl who never learned to talk. Some theories, most notably Freud, grew primarily out of clinical case studies, which include carefully observation and interpretation of what patients said and did. केस स्टडी क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट सच एज इंडिविजुअल और फैमिली। तो केस स्टडी में होता है जब हम आप स्टडी करते हो एक सिंगल या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को, या तो आप इंडिविजुअली उसको स्टडी कर रहे हो या फिर फैमिली को, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टडी ऑफ अ सिंगल केस और इंडिविजुअल सच एज, एक जेनी का एग्जाम्पल दिया है जो कि 13-year-old गर्ल है, who never learned to talk, जिसने कभी बात करना सीखा ही नहीं। Some theories, most notably Freud's, grew primarily out of clinical case study, which included careful observation and interpretation of what parents said and did। तो यहाँ पे आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, और इंटरप्रेट किया गया है कि व्हाट पेरेंट्स सेड एंड डिड। केस स्टडीज ऑल्सो में यूज बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मेजर, तो केस स्टडी जो है वो बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मेजर्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल और डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स भी इसमें यूज हो सकते हैं। केस स्टडी ऑफर यूजफुल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, तो केस स्टडी पूरा डेप्थ में
स्टडी होती है इसकी, ठीक है। किसी को भी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो पूरा डेप्थ में स्टडी करोगे। दे कैन एक्सप्लोर सोर्सेज ऑफ बिहेवियर एंड टेस्ट ट्रीटमेंट। दे कैन सजेस्ट पोटेंशियली फ्रूटफुल एरियाज फॉर अदर रिसर्च। रिलेटेड एडवांटेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेज हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिसर्चर इज फ्री टू एक्सप्लोर एवेन्यूज ऑफ इंक्वायरी दैट अराइजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसमें क्या होता है, रिसर्चर फ्री होता है बिल्कुल एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को जहाँ से उसको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उस इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए। हाउएवर केस स्टडी बीइंग क्वालिटेटिव, केस स्टडी क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। फ्रॉम स्टडिंग जेनी फॉर इंस्टेंस वी लर्न अबाउट the development of single child, and although it is oftentimes assumed that some findings are relevant to all child, we cannot be sure the information applies to children in general. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जनरली कोई चीज़ सभी बच्चों पे जो लागू होते हैं वही हम जेनी के केस में भी अडेप्ट कर ले। तो यहाँ पे उस चीज़ को, उस बिहेवियर को समझने के लिए केस स्टडी बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है। बहुत हेल्प करती है केस स्टडी किसी बच्चे को इंडिविजुअली समझने में। तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, केस स्टडी कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर विद सर्टेनिटी और मेक स्ट्रॉन्ग कैजुअल स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज नो सच वे टू टेस्ट देयर कंक्लूजन। even though it seems reasonable that जेनी, सिर्फ इतना ही कि यार केस स्टडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है हमें। नेक्स्ट आता है इथनोग्राफिक स्टडी, क्या थी, जिसमें हम कल्चर को, सब कल्चर को स्टडी करते हैं, विच यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इथनोग्राफिक स्टडी सिर्फ पता होना चाहिए क्या होती है, डिस्क्राइब करता है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, कस्टम, बिलीफ, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ट्रेडिशन दैट मेक्स अप अ सोसाइटी वे ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये सब के बारे में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि केस स्टडी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है केस स्टडी में, इथनोग्राफिक स्टडीज़ में क्या होता है, को रिलेशन स्टडीज़ में क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्या होता है, ठीक है। तो इथनोग्राफिक स्टडी सीक्स टू डिस्क्राइब, इसमें ये डिस्क्राइब करता है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, कस्टम, बिलीव्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ट्रेडिशन। इन अ वे इट इज़ लाइक अ केस स्टडी ऑफ अ कल्चर। तो इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली इथनोग्राफिक स्टडी इज सेम एज केस स्टडी ऑफ कल्चर, सेम होता है जैसे हम कल्चर की केस स्टडी कर रहे हैं। इथनोग्राफिक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। इट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग इनफॉर्मल, तो ये जो है इनफॉर्मल भी है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू व्यूइंग भी होती है इसमें, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज रिसर्च मेथड इन विच द ऑब्जर्वर लिव्स with the people or participants in the activity being observed। तो रिसर्च मेथड में इसमें क्या होता है, जिसमें ऑब्जर्वर उस पार्टिसिपेंट्स के साथ रहता है और उसे ऑब्जर्व करता है। ओके, नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज फॉर्म ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन विच रिसर्चर्स लिव और पार्टिसिपेंट, सेम है वही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आपको यहाँ से यहाँ तक स्टडी करना है। ओके, तो उसके बाद दैट्स इट, आगे कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि थी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इथनोग्राफिक स्टडी क्या होती है। ओके।